होते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा अपनी ज़िंदगी में कि कड़वा बोलने वाले टीचर्स, वो गुरु, वो माता पिता आपके लिए चिंतक होते हैं, आपके ज़िंदगी के लिए और आपके भविष्य के लिए वो चिंतित होते हैं। उनसे कभी भी धोखा नहीं मिलेगा आपको, ये निश्चित रहिएगा। डरना तो मीठा बोलने वाले से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। ऐसे कई लोग आपके जीवन में होंगे जो मीठा बोल करके आपका यूज करेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो काफ़ी नुकसानदेह है। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो मीठा बोल करके आपको कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित करने का काम करते होंगे या आपको नुकसान पहुंचाने का मकसद लेकर के रहते होंगे। उन सभी लोगों से दूर रहिए और जो आपके लिए आपकी कमियां बताते हैं, सबसे पहले उनसे प्रेम कीजिए। आप थोड़ा सा गुस्सा आएगा, डर लगेगा कि क्या हाँ मेरी एक्चुअल जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बताने के काबिलियत रखता है। वो माता पिता जो आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो गुरुजन जो आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ आपके ज़िंदगी में तरक्की हो, आप कुछ हासिल करें, वो इसकी कामना से वो तीखा वचन बोलते हैं और उनके पास वो ताकत होती है बोलने की। सबके पास ये ताकत नहीं होती है कि आपको तीखा बोले और ज़िंदगी में आपसे दूर हो जाए, फिर भी आपकी अच्छाई चाहते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं और वो अगर हैं आपके जीवन में तो आप अपने आप को खुशनसीब मानिए, तब आप कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो उन लोगों को साथ रखिए जो आपको आपकी कमियां आपके मुंह पर बोलने की ताकत रखता है, उनसे दूर हो जाइए। जो आपके मुंह के सामने अच्छा बोलता है आपके लिए, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, लेकिन आपके जाते ही कहती है कि ये तो कोई काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे जो आस्तीन के सांप, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आज का, और जो भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाया है उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसको जाकर के जरूर एक बार सरसरी निगाह से या फिर तेज़ी से उसको जरूर देख लीजिएगा। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बेहतर और कुछ नहीं होता है आपके लिए। और आपका एक एक्चुअल आईना भी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, एक्चुअल मेरी कितनी हैसियत है कि मैं एक क्वेश्चन को बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। चलिए सीधे इस क्वेश्चन पर चलते हैं। 101 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया था आप लोग के लिए, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, और चेक कीजिएगा आपका कितना लेवल है। सारे सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट घटना चक्र मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसको भी प्लेलिस्ट मैंने आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है। लगभग इसमें 37 वीडियोज है, और इस यहाँ पर एनसीईआरटी का बुक का भी वीडियो जो आपको साइंस का पूरा मिलेगा, आपको एससीईआरटी साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए, उसको चेकआउट करके आप उसको देख सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स के लिए जिन लोगों को डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके हमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए सीधे अब चलते हैं टाइम वेस्ट करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है और इस तरह से आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना चाहिए? आयु सीमा है क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लोकसभा अभी जो चल रहा है 3 फेजेज हो चुकी है, 4th फेज आपका चलने वाली है। तो इसमें मिनिमम एज जो इसमें क्राइटेरिया है वो 25 ईयर्स का है। इसमें अनुच्छेद जो वर्णित है 84 खो के अनुसार, यानी बी के अनुसार, 84 के खो के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सीमा 30 वर्ष का है। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, उसके किस अनुच्छेद से संबंधित है वो दोनों, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे। लोकसभा के सदस्य चुनने के जाने के लिए देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, एक में पूछा गया था और ये क्वेश्चन को सेम 2018 में क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, 30 से 40% चांसेज है आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे यहाँ से। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 से कम नहीं होना चाहिए, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सेम क्वेश्चन को देखिए रिपीट किया गया है 3 बार 4 बार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं क्योंकि लिमिटेड जितने भी अनुच्छेद है वही से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं बाहर से आपको उठा करके नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होता। अगर कितनी उसकी वैध, जैसे आपका मान लीजिए 100 वोट आपके
मतदान में है और आप प्रत्याशी है, आपने लोकसभा के लिए पर्चा भरा है और आपको कितना है, जितनी संख्या आपको होनी चाहिए जिससे आपको जमानत, जो भी राशि आपने जमा की, जमानत ये सेंस नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, जमानत आपका हो जाएगा, जो अभी आपने राशि जमा किया है वो राशि आपको वापस नहीं मिलती है। तो इसमें से आपका जो होगी राशि, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 178 के अनुसार चुनाव के यदि प्रत्याशी की वैधता 1/6 का भाग प्राप्त नहीं है तो तब उम्मीदवार का यानी कि 16.66% कर सकते हैं, 16 या 17% मिनिमम आपको आना चाहिए। अगर 100 सीटें हैं, 100 अगर प्रत्याशी यानी मत देने की संख्या है तो आपको 17 आना चाहिए। 17 आता है, इससे प्लस आता है तो आपकी जमानत राशि वापस हो जाएगी, अदरवाइज जमानत आपका जब्त हो जाएगा। 1/6 भाग प्राप्त नहीं हुआ है तो उम्मीदवार का राशि जमानत जब्त हो जाती है। जमानत राशि देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ गए होंगे। इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया था, 1/5 ऑप्शंस था, इससे पहले भी आप देख सकते हैं 1/3 है, 1/4 है, इनमें से कोई सही नहीं इसका जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। यानी ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो 71 से चला है और ये कब तक चलेगी तो 2026 तक ही चलेगी। इस तरह से सारी चीज़ें 2026 के संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के प्रयोजक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। ठीक है, इससे संबंध आपका रहेगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 107 नंबर क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन आज करेंगे हम इस वीडियोज में और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई होप कि क्लियर आपको। चलिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो वही सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया आपका 1971 की जनगणना पर है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का मतलब कि जैसे कि आपका लोकसभा के सीटों की संख्या यूपी में 80 है, बिहार में 40 है और अन्य राज्यों में डिफरेंट है। जितने भी ये सीटों की संख्या दी गई है ये 2026 तक रिजर्व रखा गया है, 26 तक ये आपको फिक्स किया गया। उसके बाद में भी चेंजेस हो सकता है 80 की जगह वो 85 हो जाए, यूपी में 40 की जगह 50 हो जाए, ये आने वाले समय में चेंजेस होगा, लेकिन 26 के बाद होगा। देखिए 2 साल की और वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस की राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, आपका दूसरा ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर है, मेघालय। इन सारे ऑप्शंस में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। देख सकते हैं संविधान के 6 अनुच्छेद में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानसभा का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 या न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित जो प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी आपका पुडुचेरी का है, 30 है। जबकि राज्यों में अगर देखेंगे तो सबसे छोटी है सिक्किम में 32 है, ठीक, 2 ज़्यादा। उसके बाद इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, 403 है। उपयुक्त ऑप्शन में जो दिया गया था, जो भी ऑप्शंस आपको मिला था 4 ऑप्शंस में, तो देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में भी 60 है, एक संख्या के समान, और हिमाचल प्रदेश जो है 68 की सर्वाधिक संख्या है। 20 जो आपका सही ऑप्शन बी ऑप्शन का माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय वो होते हैं जो किसी अन्य देशों से आकर के एंग्लो इंडिया जिसको कहते हैं आकर बसे हुए हैं, और या फिर इंडियन डिवाइडेड हुआ तो उस समय से आपका यहाँ अभी तक बसे हुए हैं, और कुछ ये सारे रहते हैं। तो इसके जितने भी हैं अनुच्छेद आपका 131 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था।
था। 144 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है, इसको प्रभाव से हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर प्रावधान किया गया था? इसमें किया गया था, इसमें आपको है 330, आपका अनुच्छेद 330 के तहत इस प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के 330(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुसूचित जाति 330(1) खो है में असम के 187 जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर के अन्य अनुसूचित जातियों के लिए तथा गो में यानी कि सी में असम के 187 जिलों के अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपने जितने भी आप जो भी आरक्षण आप प्राप्त करते हैं वो आप जरूर जानिएगा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा ही भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ये किसके अनुच्छेद है? अनुच्छेद 285(2) खो के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 112 नंबर है, लोकसभा उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, देख सकते हैं। ये आपका राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद कह सकते हैं यानी, या फिर प्रधानमंत्री जो उसको लीड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम साल में 2 बार होना चाहिए, साल में, वर्ष में यानी 6-6 महीने में बुलाते हैं इसको, तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। ठीक है, इसमें वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है, इसको ये टिक कर लीजिए। चलिए बी ऑप्शन। अनुच्छेद 85 खो के अनुसार लोकसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम 2 बार वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश 80 इसकी संख्या है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है। विकल्प में दिए गए लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है, बिहार में 40 है, बिहार में आप देख सकते हैं 40 है, और मध्य प्रदेश में 29 है, पश्चिम बंगाल में 2 ज़्यादा है बिहार से, अब आपका 42 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक है, 80 है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से कितने होंगे विधान लोकसभा की सीटों की संख्या, ये क्वेश्चन आते हैं। आप नियर बाय दिल्ली से कितने आते हैं, और या फिर हरियाणा से कितने आते हैं, राजस्थान से कितने आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप या उसको जरूर देख के जाइएगा एग्जामिनेशन से पहले, किसी भी एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो ये सारे सीटों की संख्या पूरे जितने भी 545 सभी जगह आपको जानना चाहिए, और किस में कितने लोगों को जीत होगी 4 जून को आप लोग को पता चल ही जाएगा, सब अब पता चल ही जाएगा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य से दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो दूसरे नंबर पर अभी मैंने बताया था आपको बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र आती है। तो देख सकते हैं प्रश्न काल के समय 3 नए राज्य नहीं बनते हैं उस समय जो है, यानी जो ये प्रश्न जो बना था 1994 का बना था, तो अभी को चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं अभी चेंज हो गया, उसका समय के अनुसार बिहार और महाराष्ट्र था, अभी चेंज हो गया है। प्रश्न काल के समय 3 राज्य नहीं बने थे उसमें, क्योंकि बिहार डिवाइडेड नहीं हुआ था। आपको पता है बिहार यूपी से, बिहार झारखंड जो डिवाइडेड हुआ है 15 नवंबर 2000 को डिवाइडेड हुआ था। उससे ठीक 4 दिन पहले आपको यूपी उत्तराखंड से हुआ था, उससे 2 दिन पहले ठीक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से का डिवाइडेड हुआ था, तो आप याद रखिए डेट के साथ। नेक्स्ट है लोकसभा में सीटों की संख्या, उसमें बिहार में 54 थी, लेकिन अब घट करके कितना हुआ, 40 बची है। ठीक है, 40 है, और महाराष्ट्र में 48 थी। ठीक है, वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के निर्माण के बाद अब इस प्रकार संख्या बढ़ती है। लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में 80 है, और द्वितीय स्थान में महाराष्ट्र में आपका 48 है, और तृतीय 42 है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका आता है बिहार 40 सीटों के साथ।
उसके बाद मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु में 39 है, ठीक है। तमिलनाडु, बिहार के बाद आता है तमिलनाडु। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन इस तरह से, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है। 49 में हुआ था, 52 में हुआ था, 50 में हुआ था या 54 में? तो ये आपका लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था 52 में हुआ था, 1942 में हुआ था। चलिए, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 15 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था। चलिए 2 दिन में आपको आ भी जाएगा वो डेट। चलिए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके आधार पर दिया जाता है? तो किसके आधार पर दी जाती है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर संख्या नहीं, इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है, और उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, बिल्कुल जनसंख्या जिसमें ज़्यादा रहेगी राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में, जिसे आपका यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यूपी में क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आपका बिहार अभी जनसंख्या के मामले में 3rd नंबर पर आती है, और अगर क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो 12वें स्थान पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के, क्षेत्रफल के अनुपात में नहीं आता है। देखिए क्षेत्रफल आपका राजस्थान सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें जो आपका संख्या बहुत कम है, इसलिए इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है आपका। उसके राजस्व के अनुपात में, राजस्व से कोई मतलब नहीं है, आपका कर से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उसका निर्धारण संविधान की 4थी सूची में दिया गया है। इसमें किसमें वर्णित है? 4थी सूची में वर्णित है। चलिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, या इनमें से कोई नहीं, आजीवन। तो सही जवाब होगा राज्यसभा के जो होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 6 सालों के लिए राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात ये एक अस्थायी सदन है। रोज से राज्यसभा, और ये स्थानीय, ठीक है, स्थानीय यानी अस्थायी सदन है। राज्यसभा का जो है स्थानीय सदन है, इसमें क्वेश्चन आती है बार बार कि अस्थायी है और अस्थायी सदन है, ये एक अस्थायी सदन है। इसके साथ 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, और ये अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है वर्णित है 83(1) में वर्णित किया गया है। चलिए, राज्यसभा का उस अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि बताइएगा, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको विघटित नहीं कर सकते हैं। चलिए, राज्यसभा का भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसको राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं कर सकते, उपराष्ट्रपति भी द्वारा नहीं, उच्च न्यायालय भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो विकल्प में दिए गए किसी भी अधिकारी के इसे द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? 10 है, 15 है, 12 है, 20 है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका 12। जब मैंने बताया था आपको 545 लोग होते हैं जो कि चयनित होते हैं बोर्ड के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा, जनता के द्वारा चुने होते हैं। 12 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 12 543 12 दोनों में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 555, ठीक है, 555। इस तरह से शायद संख्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसकी संख्या कितनी है और क्या है, मैं सही हूँ या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे कि आपका सचिन तेंदुलकर हो गए, या फिर कई ऐसे व्यक्ति हैं आपका, उन लोगों को मनोनीत करके इनको दिया जाता है, डायरेक्ट वो MP का पद मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन है कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, इसमें वो और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कहाँ पर होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ये लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और उपाध्यक्ष का पद M थम्बी दुरई है, जो कि थे कब के
क्वेश्चन ये बहुत पुराना है, तो 13 अगस्त 2014 से लेकर के 25 मई 2019 तक के पश्चात तक लिखते हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आपका लोकसभा में उसमें के क्वेश्चन से संबंधित है, 3 में से कोई नहीं था। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष MP सदई है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप करंट का देख लीजिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना अधिक होता है? तो 6 महीने का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन आपको साल में 2 बार ये होना जरूरी है। अनुच्छेद 85 के अनुसार एक सत्र की अधिक अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच में 6 मास के अंतर नहीं होगा, इससे ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार ही बैठक होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 126 नंबर। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है क्या है? काल इसका अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। निलंबित प्रस्ताव है, ये भी नहीं है। स्थगन काल है, ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न उत्तर सत्र नहीं, बल्कि ये 12 बजे के बाद ये शून्यकाल कहलाता है। 12 जिसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 घंटे का ये काल होता है। ये ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ये ऐसा कोई ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो ये 4 ऑप्शन से गलत है। तो सही जवाब इसका देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। प्रश्नकाल या सभापटल का प्रपत्र रखे जाने के पश्चात तत्काल पश्चात या किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले एक समय लोकप्रिय नाम शून्यकाल है, चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 12 बजे स्टार्ट होता है। इस अवधि को शेष भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाने चाहता है उसे के बारे में स्पष्टता बताते हैं कि हुए अध्यक्ष को चुनना होता है, देते हैं, सूचना देता है। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली आपका नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। बाकी ये लेखा परिक्षण लेखा से नहीं है, केंद्र और राज्य से भी नहीं है, अखिल भारतीय सेवा से नहीं है, कोई भी केंद्रीय सेवा से नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ये देख सकते हैं, रिसेंटली ये 67 प्री में क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2022 में। तो इसका सही जवाब बताइएगा, कार्य विधान का समिति से संबंधित है, या फिर आपका अधीनस्थ विधान पर समिति है, प्रशासनिक विधान समिति पर है, या प्रत्यायोजित विधान पर समिति पर है। इसका सही जवाब होगा अधीनस्थ विधान पर समिति पर है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान द्वारा संबंधित है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 बीपीएससी में पूछा गया। आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है? अब हालांकि ये चेंज हो गया है, ये ऑप्शन इसमें देगा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनावी निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान मिलती है। 1/6 इसके सदस्य होने चाहिए या 30 इस अनुसार, उसके बाद इसको मिलता है। तो अभी ये आपको मिल चुका है कि इसकी सरकार आम आदमी के आपका दे सकते हैं, पंजाब में भी है और दिल्ली में भी। अन्य दलों को केवल पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों को मान्यता के लिए निम्नांकित अर्हता अब पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। देखिए क्या इसकी अर्हता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहला एलिजिबिलिटी है, यदि उस दल ने राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल मत का 1 यानी 6% प्राप्त किया है, या उसके अतिरिक्त उसने एक संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, सेकेंड स्थान पर आया है या फिर 6% उससे
ज़्यादा उसको मत मिला है। दूसरा है, यदि वो राज्य के लोकसभा के या आम चुनाव में उस राज्य से होते हुए कुल मतों का 6% से प्राप्त करता है, या इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो, एक सीट कम से कम जीती हो एमपी का। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों पर 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त हो किया हो। चौथा जो कंडीशन है, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम एक सीट जीती हो, यानी कि 25 में एक। अगर आपकी टोटल संख्या 500 है तो 500 में समझ सकते हैं कितनी होगी, लगभग 25 सीटें हैं उनको प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में उससे संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हो। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हता पूर्ण करती है। अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। अतः विकल्प ही सही होगा। तो इसमें सारे ऑप्शन सही आते हैं। बिहार लोकसभा में अपने प्रारंभिक उत्तर में ए माना था उसमें, क्योंकि जो एग्जाम पूछे गए थे उसमें 2019 की थी, तो उसमें राज्य पार्टी मानी थी। अभी ये चेंज होकर के सभी आ जाएगा। ठीक है, ये राज्य पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है, आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, व्याख्या के साथ थोड़ा करने में टाइम लगता है और लेकिन आपको भविष्य में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला ऑप्शन से आपके भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल नहीं, ये प्रधानमंत्री के लिए होता है, ये आपका गलत हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी नहीं होता है, वो इसका निर्वाचन होता ही नहीं है। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन से संबंधित संशोधित विधेयक को पारित करने के लिए, ये भी नहीं, विधेयक को पारित तो नहीं करते हैं। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ये आपको ये सही जवाब हो जाएगा। संसद में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन इसीलिए बोलाते हैं ताकि कोई भी ऐसा मतभेद हो, जैसे अभी किसान वाला हो या फिर कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें दोनों में मतभेद हो, उस ऐसे विधेयक विचार करने और उसे पारित करने के लिए, ताकि उस दोनों को सदनों में मतभेद हो। तो आपका केवल और केवल 4 ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन सही है, केवल 4। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। समझ गए होंगे, मतभेद के लिए ही अधिवेशन होता है। कोई समझौता कहाँ पर होता है? पाकिस्तान और इंडिया के समझौते बार बार क्यों होते हैं? क्योंकि वो बार बार झगड़ा करते रहता है, वो समझता ही नहीं, नालायक बेटा हो गया। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च है आपका सर्वोच्च न्यायालय या संविधान, संसद, धर्म। तो सबसे बड़ा आपका है संविधान है आपका। ठीक है, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च है आपका जो गीता, कुरान, रामायण जो भी करते हैं, आपका संविधान को एक अक्षर को फॉलो करना सभी भारतीयों का कर्तव्य बनता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। इसकी राज्य व्यवस्था के स्वरूप के उद्देश्य का निर्धारण करता है और एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है या एक स्वशासित सत्ताशासी परिषद है? इनमें से कोई नहीं। आपको सभी लोग को पता होगा, इसका जवाब तो आप बहुत आसान है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली एक राजधानी भी है, नई दिल्ली पूरे भारत क्या। चलिए, संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यही केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में व्याख्या जरूर कीजिएगा, दिल्ली के बारे में। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब ये बनाया गया था और किसके संशोधन के थ्रू ये बनाया गया था? ये 1974 में बनाया गया था। 35 में संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था 1974 में। तो देख सकते हैं ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 92 में क्वेश्चन को शायद आपको जन्म भी नहीं हुआ होगा। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये सारे सिक्किम का नया राज्य बनाया गया था, तो 35 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है कैसे? ये 99 में क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं, क्योंकि उसी में 2000 में वही विघटित हुआ था, बिहार से झारखंड डाइवर्ट हुआ था।
राज्य विधानसभा में कानून थी। यहाँ पर सीधे व्याख्या पर चलता है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। संविधान के समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है के अध्यक्ष हैं कौन है आपका? उस समय के क्वेश्चन के अनुसार थे MN वेंकट जय। ठीक है, संविधान के समीक्षा के आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष उसमें थे जस्टिस MN वेंकटैया और आयोग ने अंतिम रिपोर्ट आपको इस दिन पेश किया था। भारत, ये क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए बताइएगा, भारत के आई होप कि क्लियर आपको सुनाई पड़ रहा होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ठीक है, ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, 97 में शायद आपका जन्म हो गया होगा। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। यह संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 है। संसद के उच्चतम न्यायाधीशों की संख्या 1956 में में अधिनियम नियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया गया था। 1960 में बढ़ा करके 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 और 2008 में 30 और 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त करा दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? इसमें उपयुक्त व्याख्या आप दे सकते हैं। अभी जो है 33 है, ये व्याख्या आपको नहीं दिया गया। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति, कॉलेजियम सिस्टम की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट तेजी से करेंगे क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो आपके संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए तेजी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 140वां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो आपका 65 वर्ष होना चाहिए या फिर यही 65 वर्ष ही मान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष तक निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लेकर के दे सकता है? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने है तो उपराष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लेकर के दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ और प्रक्रिया एवं न्याय का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। न्यायिक पूर्वानुलोकन के लिए एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि यह सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? तो आपका ये किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का है। एक व्याख्या, परिभाषा पूछ रहा है और कुछ नहीं, इसकी व्याख्या दे सकते हैं। न्याय पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या राज्य के इसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की आधिकारिक न्यायिक विलोकन कहलाती है। चलिए पूर्वानुलोकन कहलाती है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो आपका ये लेटेस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपको 2022 में पूछा गया। तो संविधान द्वारा है या नियमित कानून उनकी उचित प्रक्रिया है, परंपरा है, कानून द्वारा स्थापित किया प्रक्रिया है। तो ये भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ई ऑप्शन आपका कानून द्वारा बनाया, न्यायिक भी है और साथ कानून द्वारा भी स्थापित है। तो डी आपका ई ऑप्शन रहेगा, एक से अधिक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा राज्य कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन करता है? तो इसका सही जवाब आपको बताइएगा बी ऑप्शन का है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए इसकी व्याख्या हम बता देते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 154 के अनुसार इसका प्रयोग इस संविधान के